Good morning, my dear students. Last day we discussed the division of Europe, that we divided Europe in three parts, that is Western Europe, Central Europe and Eastern Europe. Apart from this, we also discussed the concept of diversity in Europe, right? In which I told you that जितने भी वहाँ छोटे छोटे किंगडम थे वो अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज, राइट, और अलग अलग इथनिक ग्रुप्स के लोग वहाँ पर रहते थे, राइट, जिसमें कि मैंने एक हब्सबर्ग एम्पायर का भी एग्जांपल दिया और बताया कि किस तरह से एक पार्ट में लोग इटालियन बोलते थे, एक पार्ट में लोग पॉलिश बोलते थे, एक पार्ट में जर्मन बोलते थे, राइट। तो इस तरह की डाइवर्सिटी वहाँ पर थी। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग द एग्जांपल ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द मिडिल एज, राइट। ये जो 18th सेंचुरी था, इस समय यूरोप का सोशल स्ट्रक्चर कैसा था? सो सोशल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि लोग सोसाइटी में कैसे रह रहे थे, किस तरह के लोग थे, कौन सी एक्टिविटी करते थे, कितने लोग अमीर थे, कितने लोग गरीब थे। सो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी में मिलेगा कि व्हाट वाज द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ यूरोप। सो देखो, यूरोप को अगर आप देखो तो यूरोप में मोस्टली जो डोमिनेंट ग्रुप थे वो तीन डोमिनेंट ग्रुप थे, राइट। सबसे पहला ग्रुप था एरिस्टोक्रेट, वैसे लोग जो कि किंग से रिलेशन रखते थे, राइट, या वैसे लोग जो मिनिस्टर्स होते थे, या फिर वैसे लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में होते थे। ओके, सो दीज आर द पीपल हु वर कॉल्ड एरिस्टोक्रेट, एंड second person was the middle class people, right? So this middle class people were emerged during the 17th and 18th century in Europe. Why it emerged? It emerged because of the industrial revolution. As all of you know that during the time of 17th and 18th century, there are so many inventions happened. For example, railway, right, steam engine, all these things invented during this time period. So many of the people started earning more money, right? So these people become a middle class people, right? And the third people were considered as those people who were peasants or landless laborers. Okay, so first in this slide we will talk about the aristocrat and the middle class. So basically this aristocrat people, they were socially and politically dominant class, right? ये जो लोग थे, जो किंग थे या फिर किंग के मिनिस्टर्स थे, किंग के फैमिली मेंबर्स थे, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, ये लोग डोमिनेंट क्लास के लोग थे, ठीक है। डोमिनेंट कहने का मतलब है कि ये लोग अमीर भी होते थे, इन लोगों के पास यू कैन से काफी ज्यादा लैंड होता था, और ये सोसाइटी को एक तरह से डोमिनेट करते थे, एक तरह से कह सकते हो आपकी सोसाइटी को ये चलाते थे। कोई भी लोग इसकी बात को नहीं टालते थे, ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल होते थे, राइट। These all the people were united by a common way of life. हालांकि इनका नंबर क्या था, काफी कम था। These people, those who were aristocrats, इसका नंबर काफी कम था, right? But they were united across the region. Across the region का मतलब मैंने यूरोप को तीन भाग में डिवाइड कर दिया था, वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न। सो कोई एक एरिस्टोक्रेट जो कि वेस्टर्न यूरोप में रहता है, मान लेते हैं ए नाम का कोई व्यक्ति है,
कोई बी नाम का व्यक्ति सेंट्रल यूरोप में रहता है, कोई सी नाम का व्यक्ति ईस्टर्न यूरोप में रहता है। तो ये लोगों का जो लाइफ स्टाइल था वो लगभग सेम था, चाहे वो वेस्टर्न यूरोप में रहे, सेंट्रल यूरोप में रहे और ईस्टर्न यूरोप में रहे। एंड इन लोगों के बीच रिलेशंस भी होते थे। क्यों? क्योंकि इनका जो फैमिली होता था, ठीक है, वो मैरिज टाई से बंधा हुआ होता था। मैरिज टाई का मतलब, टेक एन एग्जांपल कि वेस्टर्न यूरोप में कोई एक किंग है, राइट, उसका प्रिंस है, और ईस्टर्न यूरोप की कोई प्रिंसेस है, तो शादी तो प्रिंस और प्रिंसेस में ही होगा ना, राइट और नॉट? सो ये लोग जो एरिस्टोक्रेट थे, ये हमेशा एक दूसरे एरिस्टोक्रेट के फैमिली में ही शादी करते थे। तो इनके बीच एक मैरिज टाई भी होता था, ठीक है, ये लोग आपस में कनेक्टेड होते थे, राइट। दे हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड एज वेल एज टाउन हाउसेस। कई सारे कंट्री साइड में लैंड होते थे, और टाउन में जो है वो हाउस होता था। कंट्री साइड का मतलब क्या होता है? विलेज साइड, मतलब जो टाउन है, टाउन से बाहर वाले एरिया को कंट्री साइड बोला जाता है, और जो टाउन है, टाउन हाउस उनके पास होता था, राइट। दे स्पोक फ्रेंच, वो फ्रांस की लैंग्वेज जो फ्रेंच है उसको बोलते थे, फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी, राइट। सो ऊंचे लोगों के साथ इस तरह से वो बातें करते थे, और ऐसा माना जाता था कि द फ्रेंच लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ एलिट क्लास। जो लोग अच्छे लोग हैं, जो लोग बड़े लोग हैं, उनका ये लैंग्वेज है, राइट। सो दे फेल्ट प्राउड टू स्पीक इन फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच में बोलना उसको काफी ज्यादा ये गर्व की बात थी वहां पर, ठीक है। सो आई टोल्ड यू दे आर स्मॉल इन ग्रुप, राइट। मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। दैट मीन्स कि वहां का जो पॉपुलेशन था यूरोप का, उसका मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसा था? पीजेंट्री था, मतलब पीजेंट्स थे, ना कि ये लोग एरिस्टोक्रेट और मिडिल क्लास पीपल थे, राइट। अब देखो, ये तो मैंने बात किया किसके बारे में? एरिस्टोक्रेट के बारे में बात किया। अब बात करते हैं मिडिल क्लास के बारे में। सो एरिस्टोक्रेट के बाद मिडिल क्लास का नंबर आता था। ये लोग भी सोशली और पॉलिटिकली डोमिनेंट थे, इतना नहीं जितना एरिस्टोक्रेट थे, लेकिन ये भी डोमिनेंट पीपल होते थे, ठीक है। सो एज ऑल ऑफ यू नो that these middle class people were also having certain type of property, right? They were trying to speak in French, right? क्योंकि ये तुरंत अभी मिडिल क्लास बने थे, राइट और नॉट? और ये कि भी क्या चाहते थे कि हम भी फ्रेंच बोले, क्योंकि यू नो जो फैशन में चल रहा होता है वो फॉलो करना चाहते हैं, सभी लोग अपने आप को एलिट दिखाना चाहते हैं। तो मिडिल क्लास पीपल भी ये चाहते थे कि फ्रेंच में बोले। तो कई सारे मिडिल क्लास पीपल फैमिली के बच्चे भी जो है बाहर पढ़ने के लिए जाते थे, फ्रेंच लैंग्वेज सीखने जाते थे, राइट। देन मतलब ऑलमोस्ट इफ यू से कि ये जो है ये टॉप ग्रुप था, दीज आर द टॉप ग्रुप पीपल। सेकेंड लेवल पे ये मिडिल क्लास पीपल आते थे, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है पीजेंट, राइट। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? पीजेंट्स के बारे में बात करेंगे, और थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे वेस्टर्न और सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में क्या डिफरेंस। देखो, वेस्टर्न यूरोप जो था ये हाईली डेवलप था, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, और सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप थोड़ा सा कम डेवलप था, ठीक है। इसका रीजन क्या था? देखो, इसका सबसे पहला रीजन जो था वो था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। डू यू नो दैट मोस्ट ऑफ द इन्वेंशन हैपन इन वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। आप अगर कोई भी यूरोप की हिस्ट्री पढ़ो, आप देखोगे ज्यादातर जो इन्वेंशंस हुए हैं, चाहे वो रेलवे का इन्वेंशन हो, राइट, स्टीम इंजन का इन्वेंशन हो, ठीक है, या कोई बड़े बड़े फिलोसफर जीन जैक रूसो, ये सारे लोग या तो आपको फ्रांस से मिलेंगे, या तो आपको इटली में मिलेंगे, ठीक है, या फिर जर्मनी में मिलेंगे। दैट मीन्स ये सारी कंट्री वेस्टर्न यूरोप की है, राइट। इसका मतलब है कि वेस्टर्न यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले आया था, राइट। यहाँ पर मशीन्स की वजह से क्या हुआ था? प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई हो गया था, राइट। सो ये वेस्टर्न यूरोप जो है सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइज हुआ, पहला रीजन।
Second region, this Western Europe experience for the first time the principles of democracy. डेमोक्रेसी भी सबसे पहले कहां पर आया? वेस्टर्न यूरोप में ही आया, राइट और नॉट? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, राइट, ठीक है। तो डेमोक्रेसी भी इसी जगह पर आया, राइट, ओके। सो देखो, अब अगर डेमोक्रेसी आया फ्रांस में या फिर स्विट्जरलैंड में आया, तो यहाँ पर क्या मैंने बताया था पहले क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा था कि प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ खत्म कर दिया गया, राइट। तो कई सारे फार्मर्स को कुछ कुछ लैंड्स मिले थे, राइट और नॉट। यहाँ पर जो टेनेंट्स होते थे, जो पीजेंट्स होते थे, वो स्मॉल ऑनर्स होते थे, उनके पास छोटा छोटा लैंड होता था जिस पर वो अपना खेती करते थे, ठीक है। यहाँ पर जो सर्फ की नंबर था, सर्फ, ठीक है, सर्फ मैंने बताया ये पीजेंट होता है जो कि किसी लैंडलॉर्ड के लैंड पर काम करता है। इसका नंबर बहुत कम था, कहां पर? वेस्टर्न यूरोप में। बट इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप the land holding was very less among the cultivators, right। जो लोग कल्टीवेट करते थे उसके पास ये लैंड होल्डिंग बहुत कम होती थी। ये लैंड होते किसके पास थे? जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते थे, ठीक है। यहाँ पर बड़ा बड़ा लैंड होता था और इसका मालिक कोई लैंडलॉर्ड होता था, ठीक है। और दीज ऑल आर कल्टीवेटेड बाय द सर्फ, ठीक है। ये लेबर के तौर पे यहाँ पर काम करते थे। देखो पहला डिफरेंस कितना, अंडरस्टैंड वंस अगेन। यहाँ पर जो वेस्टर्न यूरोप है, दिस इज वेस्टर्न यूरोप, राइट। वेस्टर्न यूरोप में क्या होता था कि स्मॉल पीजेंट्स के पास अपना खुद का लैंड होता था, भले ही वो छोटा हो लेकिन उसका अपना खुद का लैंड होता था। लेकिन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में जो लैंड होते थे वो लैंडलॉर्ड के होते थे और वहां पर सर्फ उस लैंड को कल्टीवेट करता था, राइट। दूसरा, यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफी ज्यादा हाई हो गया, राइट, ठीक है। तो कई सारे ट्रेड ग्रो हुए, टाउन्स ग्रो हुए, ठीक है। और साथ ही साथ कई सारे लोग ग्रो हुए जो मिडिल क्लास या कॉमर्शियल क्लास से बिलोंग करते थे, ठीक है। सो कई सारे ट्रेडर्स भी का भी यहाँ पर ग्रोथ हुआ, राइट। लेकिन सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ट्रेडर्स या मिडिल क्लास पीपल का नंबर जो था वो कम था, ठीक है, टिल लेट 19th सेंचुरी। इसका मतलब ये है कि ज्यादा मिडिल क्लास पीपल इधर थे और इधर जो है बहुत कम मिडिल क्लास पीपल थे, राइट, ओके। न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। देखो यहाँ पर मैंने सेम पॉइंट यहाँ पर वही है, यहाँ पर एक न्यू सोशल क्लास इमर्ज हुआ। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यहाँ पर कई सारे लोगों को ट्रेड मिल रहा था, कई सारे लोगों को काम मिल रहा था, वो लोग बिजनेस कर रहे थे, इसकी वजह से यहाँ पर कई सारे लोग मिडिल क्लास पीपल बन गए। लेकिन यहाँ पर इस वाले रीजन में मिडिल क्लास पीपल का नंबर कम था, ठीक है। तो लेटर ऑन जो भी नंबर था मिडिल क्लास पीपल लोग कम ही थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसी छोटे नंबर जो कुछ भी मिडिल क्लास पीपल थे उन्होंने द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी, ठीक है, इन्होंने दिया यहाँ के लोगों को, यहाँ के मिडिल क्लास पीपल, दैट मीन्स सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप के जो मिडिल क्लास पीपल थे वो जब इधर आते थे वेस्टर्न यूरोप में, तो वो देखते थे कि वेस्टर्न यूरोप में कई सारे लोगों को कई सारे फ्रीडम मिले, कई सारे तरह के डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब ये लोग यहाँ से लौट के यहाँ आते थे तो इनको भी लगता था कि हमारा भी क्या हो, हमारा भी ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप इसी तरह हो जाए जैसा कि वेस्टर्न यूरोप है, ठीक है। सो धीरे धीरे ये जो मिडिल क्लास पीपल थे इनके बीच ये आइडिया ग्रो करने लगा, ठीक है। दे बिकम एजुकेटेड, ठीक है, और दे स्टार्टेड डिमांडिंग द लिबर्टी, राइट। सो धीरे धीरे क्या हो गया, मूवमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। और लोगों के बीच कई सारे आइडियाज घूमने लगे, जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे लोग डिमांड करने लगे अबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज। जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में जो प्रिविलेज मिलते थे एरिस्टोक्रेट्स को, वो सारे प्रिविलेज को अबॉलिश करने का डिमांड उन्होंने करना शुरू कर दिया, राइट, ओके। सो आज हमने दो टॉपिक पढ़ा। पहला एरिस्टोक्रेट के बारे में, राइट, एरिस्टोक्रेट एंड मिडिल क्लास के बारे में, ठीक है। हमने इन दोनों के बारे में अलग अलग जाना, वेस्टर्न यूरोप के बारे में, वेस्टर्न यूरोप अलग, ठीक है, ये ईस्टर्न ईस्टर्न वाला पार्ट,
ये अलग और ये सेंटर वाला पार्ट, हम तीनों को अलग अलग करके देखा, राइट। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।